सर आप जिंदा है क्या? अच्छा, आप जिंदा है। तो सर कैसे हम माने कि आप जिंदा हैं, आप लिविंग हैं? हम कैसे माने? क्या ऐसी प्रॉपर्टी है जो ह्यूमन ने एक क्राइटेरिया सेट करके रखा है कि लिविंग ये है और ये लिविंग नहीं है? ये हम ही लोगों ने क्राइटेरिया बनाया है। हाँ। हाँ। आप ग्रो कर रहे हैं। अभी तो आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, मैं आपको 2 साल से देख रहा हूँ। अच्छा, सांस ले रहे हैं आप, और खाना खा रहे हैं। बिल्कुल। एक्सक्रीशन कर रहे हैं, चलिए। हाँ। और तो आप लिविंग है। तो सर अगर यह प्लांट है तो क्या यह सांस ले रहा है? लेता है। सांस लेता है यह प्लांट। अच्छा, क्या यह खाना खा रहा है? अच्छा, हाँ, खा नहीं रहा है लेकिन बना रहा है। ठीक है। और ग्रो कर रहा है। ये लिविंग है। लिविंग, लेकिन लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक एक और बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने बोला। ये सब जितनी भी चीजें बोल रहे हैं ना, सांस ले रहा है, खाना बना रहा है, ग्रो कर रहा है, ये सब चीज एक जगह मेटाबॉलिज्म में जा करके हो जाती है। अब देखिए, मैं मेटाबॉलिज्म में सारी चीजें आ जाती हैं, जितनी भी लाइफ प्रोसेस हो रही हैं, जितनी भी रिएक्शंस हो रही है ना, सब मेटाबॉलिज्म में इंक्लूड हो गई। और मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट होता है ग्रोथ। मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट होता है ग्रोथ। और ये हमारे बच्चों को पता है यहाँ पर कि मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट जो होता है वो ग्रोथ होता है। क्योंकि ग्रोथ जो होता है ना, वो दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव ग्रोथ और एक निगेटिव ग्रोथ। हाँ, बिल्कुल। निगेटिव ग्रोथ भी होता है। अच्छा, आपने कभी ये देखा है कि एक बूढ़ा आदमी जब मरता है तो पतला होकर के मरता मरता है? डिजीज से जो कोई मरता है वो एकदम सिकुड़ करके मरता है। आपने देखा है ना? वो निगेटिव ग्रोथ में ही आता है। ग्रोथ कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता है, इरिवर्सिबल होता है। लेकिन एक बच्चे ने कहा कि सर हम पहले मोटे थे, अभी हम पतले हो गए, तो ये रिवर्सिबल ग्रोथ हो गई ना? तो हमने कहा ना, ग्रोथ रिवर्सिबल नहीं हुई है, ग्रोथ आपकी निगेटिव हुई है। हाँ, समझने की प्रयास करेंगे क्या आप? तो दूसरे फॉर्म में चले जाएंगे अभी, और रेस्पिरेशन से हम हट जाएंगे। रेस्पिरेशन पे रहे। मतलब आपको ये नहीं समझना है कि ग्रोथ निगेटिव नहीं होती है। चैप्टर खत्म हो चुका है लिविंग वर्ड बच्चों का। तो ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फिर से एक बार बात होगी, तो वहां पर यह बात बता देंगे कि ग्रोथ हमेशा क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है, परमानेंटली होती है। पॉजिटिव और निगेटिव, हाँ, पॉजिटिव निगेटिव आप समझ सकते हैं कि जो भी जितने भी पूरी दुनिया में केमिस्ट्री की जो रिएक्शन होती है ना, उसका सिर्फ दो ही एम होता है सर। आप तो केमिस्ट्री के हैं, तो ये बताइए, केमिस्ट्री में या तो हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ करके बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, या फिर हम बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ करके छोटे में तोड़ते हैं। बस इसके अलावा तीसरा कोई और कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता है। ठीक है सर, बायो में भी वही चीज है। लेकिन हम केमिस्ट्री में, अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे? छोटे मॉलिक्यूल को अगर हम बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करें तो कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। अच्छा, और इसको क्या बोल सकते हैं? डिकम्पोजिशन। अच्छा ठीक है, हम लोग ऐसे कह सकते हैं, हम लोग ऐसा कहते हैं कि ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है और यह एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। लेकिन लेकिन बायो के लैंग्वेज में इसी कंस्ट्रक्टिव को हम बोलते हैं कि यह एक एनाबॉलिक प्रोसेस है और यह एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। हाँ, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस को। अच्छा सर ये बताइए, अगर आपको ग्रोथ करना है, ग्रोथ करना है, तो आप कौन सा प्रोसेस कर रहे होंगे? पहला वाला, एनाबॉलिक आप करेंगे तो आपका ग्रोथ जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन पहले से आप मोटे हैं, ठीक है ना? और खूब ढेर सारा आपने लिपिड, हाँ बिल्कुल, फैट आपने स्टोर करके रखा है, फिर आपने बड़े मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करके छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो आपने डिस्ट्रक्शन किया, तो कैटाबोलिक हुआ। और फिर जब कैटाबोलिक ज्यादा होगा, एनाबोलिक कम होगा, तो ग्रोथ निगेटिव होगी। लेकिन आप, अच्छा ऐसा क्या, समझ गए? लेकिन सर बात यह भी है ना, ग्रोथ जो होता है वह डिवीजन ऑफ सेल से होता है, सेल का नंबर बढ़ रहा है ना, तो भी ग्रोथ होता है। अच्छा, ग्रोथ के कई सारे क्राइटेरिया भी हैं, तो यह चीज हम आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ की कितनी ढेर सारी
क्राइटेरिया होती हैं, बिल्कुल वो क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट पे बात करते हैं, तो इरेज, हाँ ये हो गया पूरा। अब देखिए, अब जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, सांस लेना। अरे सर, ये जानते हैं हम, पहली बार जब हम क्वेश्चन ऐसे ही बोले कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, तो मैंने भी बोला था सांस लेना, बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है। हाँ, सांस लेना मतलब ब्रीदिंग होता है। सांस लेना का मतलब होता है ब्रीदिंग। अब जैसे, क्योंकि बचपन में हम भी ऐसे ही आंसर सेम यही दिए थे कि रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, श्वसन। और श्वसन को मैंने क्या समझ लिया था, सांस लेना, लेकिन श्वसन और सांस लेना में डिफरेंस है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन हिंदी में। हिंदी नहीं सिखाने जा रहा हूं। तो यहाँ रेस्पिरेशन जो है ना, ये जो है इसका मतलब होता है फूड को ऑक्सीडेशन करके, फूड को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज करने की एक प्रोसेस है, जिसको हम रेस्पिरेशन कह रहे हैं। सांस लेने का मतलब सिर्फ हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 निकाल रहे हैं, बस इतना। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मतलब ये हुआ कि ये देखिए, आपने क्या किया, यहाँ पर लंग्स में आपने O2 लिया और फिर ये CO2 निकाला, बस इस स्टेप को कहते हैं हम ब्रीदिंग। बिल्कुल, अंदर नहीं, अभी तो 4 स्टेप हैं, ये पहला स्टेप था, ये पहला स्टेप था आपका ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन के 5 स्टेप थे, रेस्पिरेशन पे अभी आप पहुंचेंगे लास्ट में, 5वें स्टेप पे पहुंचेंगे। रेस्पिरेशन बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस ये समझिए कि अगर आपको, ये सेल है आपका और इन्हीं सेल से आप मिलकर के बने हैं, ठीक है, तो अगर ये सेल अगर जिंदा रहेगा तो आप भी जिंदा रहेंगे, क्योंकि पूरी बॉडी आपकी मिलके बनी है सेल से। तो ये सेल को जिंदा रहना है, इस सेल में वो मेटाबॉलिक रिएक्शन करना है, ठीक। और मेटाबॉलिक रिएक्शन करने के लिए जितनी भी प्रोसेस हो रही है यहाँ पर, इसके लिए हमको एनर्जी चाहिए, लेकिन एनर्जी जो भी चाहिए हमको, वह हमको ATP के फॉर्म में चाहिए। किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में चाहिए। अगर इसको हम एनर्जी का एक रूप दे दे, चलो भाई हम लाइट दे दे रहे हैं, चलो तुम जिंदा रहो, एनर्जी का फॉर्म है, नहीं जिंदा रहेगा। हमको ATP ही चाहिए एनर्जी में। हाँ, अब ये ATP हम कहां से बनाए सर, खाने से। चलिए हम ये खाने से ATP, हाँ चलिए ग्लूकोज, अच्छा ग्लूकोज में जो एनर्जी आई है वो कहां से आई है, वो अल्टीमेटली सन का ही एनर्जी है। इस पूरी पृथ्वी पर जितनी भी लिविंग सिस्टम चल रही है, वो सिर्फ एक वजह है, हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सब अपना अपना जी खा रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि अल्टीमेट जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है। हाँ सर, जो भी चीज आ रही, पूरी लिविंग सिस्टम को चलाने वाली जो चीजें है ना, वो यहां पर है, सन, ये पृथ्वी है। मतलब हम सर, हाँ ये जो सन है ना सर, ये सिस्टम है पूरी लिविंग को चलाने वाला। यस, एनर्जी यहां से आ रही है। अभी इस एनर्जी का यूज प्लांट ही कर सकते हैं इस पृथ्वी पर, बाकी कोई नहीं। सोचिए, बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे हुए जो इस सनलाइट को यूज करके उन्होंने फूड के फॉर्म में ये ग्लूकोज बनाया, वो बैक्टीरिया भी हैं कि फूड बना लिया उन्होंने। लेकिन उनसे भी इवॉल्व कर करके ये जो प्लांट हैं इस पृथ्वी पर आज जो चला रहे हैं, वो प्लांट है सर। इस सनलाइट को एनर्जी, इस सनलाइट को हम यूज कर पा रहे हैं प्लांट की वजह से, और इस पृथ्वी पर हम रहते हैं, और प्लांट को हम इतना ही मतलब कितना वो समझ लेते हैं कि प्लांट का मतलब अरे कुछ नहीं है, जो कुछ है हम ही हैं, उसके बिना कुछ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, हाँ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी आपका ये सन है। और इस सन को यूज करने वाला सिर्फ वो प्लांट है जो ग्रीन प्लांट है, वो भी बात सुनिए, ग्रीन प्लांट है जो इस सन की एनर्जी को यूज करेंगे और फिर ये ग्लूकोज बनाएंगे।
और ग्लूकोज को इतना ज्यादा बना लेते हैं कि इसको वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। और स्टार्च के फॉर्म में जब स्टोर करेंगे, या तो रूट में, या तो लीफ में, या स्टेम में, या फ्रूट में। और अच्छा, स्टार्च के रूप में भी स्टोर करते हैं, कुछ प्लांट जो है फैट के रूप में करते हैं, कुछ प्लांट प्रोटीन के रूप में करते हैं, और वही पूरी दुनिया के लिविंग ऑर्गेनिज्म में जा रहा है। और ये सन है सर, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन बताइए हम कितना, मतलब अपने आप को, हम इंसान जो है कितना अपने आप को घमंडी समझ रहे हैं कि हम लोग, यस सर, बिल्कुल आपने कहा कि ये है देवता, कि सोर्स ऑफ एनर्जी ये है। लेकिन सर अगर पृथ्वी का देवता अगर बताएंगे तो किसको बताएंगे? चलिए सन है, सन तो है ही, वो तो सबको एनर्जी दे रहे हैं, पूरी ब्रह्मांड को, चलिए वो जो तारे हैं वो पूरे ब्रह्मांड को एनर्जी दे रहे हैं। क्या हर एक ग्रह पर, क्या हर एक ग्रह पर लाइफ है क्या? अर्थ पे है। लेकिन जो भी आपके पास एक दो ग्रह जानकारी में है, चाहे उपग्रह हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, तो आप वहां तक पहुंच चुके हैं। तो बताइए क्या वहां लाइफ है? क्या वहां सनलाइट है? सनलाइट है, लेकिन वहां लाइफ नहीं है। तो आप यह बताइए आप कि दूसरा देवता अगर आप मानेंगे तो किसको पौधा। सर क्या बात कर रहे हैं? लेकिन सर दूसरा देवता तो हमारा पौधा ही है ना। लेकिन सर हम इंसान यह बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम सिर्फ बॉटनी को एज ए केवल नीट के हिसाब से क्यों ले रहे हैं? हाँ, दूसरा देवता तो ये पौधा है हमारा, जो पूरी सृष्टि चला रहा है, पूरा लिविंग सिस्टम चला रहा है, जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि सनलाइट को हम यूज कर सकते हैं, ये और ये फिर फूड बना करके हमको दे सकते हैं, क्योंकि दूसरा चारा आप एनिमल्स के पास नहीं है जिससे एनर्जी लेकर के आप जिंदा रहे सर। चलिए आपको अगर खाना नहीं मिल रहा है, खाना का मतलब मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं, आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया जाएगा, आपको प्रोटीन का सोर्स नहीं दिया जाएगा, आपको फैट का सोर्स नहीं दिया जाएगा, और आपको ऑर्गेनिक एसिड का सोर्स नहीं दिया जाएगा। चलिए आप जिंदा रह के दिखाइए इस पृथ्वी पर, पानी पी के। पानी पी करके, अच्छा पानी पी करके आप जिंदा रहेंगे एक दो दिन, क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में पहले से स्टोर है, इसलिए पानी पी करके आप जिंदा रह सकते हैं, इसलिए, ठीक है ना। लेकिन आप जिंदा रह के दिखाइए, आपको हम कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन नहीं दे रहे हैं। चलिए आप बहुत बड़े केमिस्ट्री वाले हैं, आप फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बना के दिखाइए। चलिए ठीक है, बनाइए आप, फैट बनाइए, कार्बोहाइड्रेट बनाइए, प्रोटीन बनाइए, आप बना करके हमको आप प्रोवाइड करिए, हम पूरे पृथ्वी के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हम सभी। नहीं हो पाएगा। सब लोग किस पर जिंदा है? इस प्लांट पर जिंदा है सर। हाँ, ये प्लांट की स्टार्टिंग जो थी ना, प्लांट किंगडम से होगी, और कुछ ऐसे प्रोकैरियोट्स भी थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करना इन प्लांट्स को सिखाया कि कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर आने वाले सबसे पहले वही थे। हाँ, अगर देवता अगर हम माने ना, तो हर एक कण में देवता है। हम प्रोकैरियोट को भी प्रूव कर देंगे कि वो देवता है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी वह भी देवता है, मतलब हर एक जगह ये देवता है। हाँ, अगर आप देव किसको कह रहे हैं आप बताइए पहले, देवता किसको कह रहे हैं? जिसकी वजह से हमारी जिंदगी चल रही वो हमारा देवता हो गया। ऐसा ही होता है, हम उनको एक नाम दे देते हैं, क्या? देवता, कि वो भगवान है, वो सृष्टि है, वो ईश्वर है। वो नहीं होते तो हम नहीं होते, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो आप देवता को खोजने के लिए कहां कहां भटकते हैं, जो कि आपके आसपास हैं। और सर जिस जगह हम हैं लातूर में, मैंने एक चीज यहाँ कमी फील किया। आज तक मैंने पूरी इंडिया में घूमा हूं, मैं जैसे अभी कर्नाटक गया, असम, गुजरात, हर जगह मैं जाता हूं। सर इतना कम प्लांट ना मैंने आज तक कभी नहीं देखा। सबसे ज्यादा कम मैंने इस रीजन में देखा है, जैसे नांदेड़ हो गया, आपका अपना लातूर हो गया, इधर जो ये रीजन जो दिख रहा है ना मुझे, क्योंकि मैं बीड़, महाराष्ट्र, इचलकरंजी में इस पूरे एरिया में, जालना वगैरह सब खूब मैं घूमा हूँ। हाँ, इचलकरंजी अगर देखा जाए तो नहीं नहीं इतना भी ग्रीन नहीं है। कोल्हापुर ग्रीन है, लेकिन उतना ग्रीन नहीं मैंने देखा, इतना ग्रीन। हाँ, बेलगांव वगैरह तो ज्यादा ग्रीन हो गया। तो मैंने पूरी इंडिया में देखा कि ये जो रीजन है अपना ना, ये ग्रीन बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पर। तो
हमें इन देवताओं को मानते हुए चलना है, इनको समझना है। इनको अगर इनको इनके प्रति हमारी एक आस्था जुड़ गई ना सर, सब कुछ समझ में आएगा। चाहे वो रेस्पिरेशन हो या फिर फोटोसिंथेसिस हो, कुछ भी समझ में आएगा सब कुछ। केवल एक चीज जोड़ना होता है, एक आस्था। ठीक है, तो आपको मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है? अच्छा। आस्था जुड़ रही है। तो ये कहानी है इन प्लांट्स की। चलिए, अब पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इन ऑर्गेनिज्म को अगर जिंदा रहना है, ये सेल है एक, ये सेल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर जिंदा रहना है ना, तो इनको एनर्जी चाहिए साहब। क्या चाहिए? एनर्जी। और इस पूरी दुनिया में, चाहे वो प्लांट हो या फिर माइक्रोब्स हो या हम हो, एनर्जी एक ही चीज से आ सकती है, फूड से। बिल्कुल फूड से। बिल्कुल फूड ही होता है सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ, और ये फूड क्या हो सकते हैं? मेन की बात कर रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, यही हमारे फूड होते हैं। और इन्हीं फूड को हम ब्रेक करके, जब ब्रेक करते हैं तो ये हमारी एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि फूड के ब्रेक करना, या फिर हम कहें, अभी बायो के लैंग्वेज में बाद में आएंगे, पहले हमें तो सिर्फ कहानी सुनना है। हाँ, फूड का ब्रेक करें या ऑक्सीडेशन करें, हाँ, उससे जो रिलीज एनर्जी होगी ना, उस एनर्जी को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। यस, डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे। आप डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं, तो कैसे कर पाएंगे? इस एनर्जी को हम एटीपी के रूप में कन्वर्ट करते हैं। दिखाया जाएगा आपको कैसे फूड से रिलीज एनर्जी को डायरेक्टली आप, अब ऐसा हो रहा है कि इधर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, एनर्जी मिल रही, हम यूज कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले उन सभी एनर्जी को किसमें? एटीपी में कन्वर्ट करेंगे। और जब एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वेनेवर वेरेवर, जब वेनेवर वेरेवर, जहां भी, जब भी जरूरत होगी, इस एटीपी से हम एनर्जी लेंगे पूरी बॉडी में, जब भी, जहां भी। यस, बिल्कुल बैटरी का काम कर रहा है। एनर्जी करेंसी कहते हैं इसको हम लोग, कि एनर्जी करेंसी है। वेन एवर, वेर एवर, जब भी ये जरूरत पड़ेगी, इससे हम एनर्जी लेंगे। ठीक है, लेकिन दूसरी बात आती है, साहब ये फूड आता कहां से है? हाँ, हो सकता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, हो सकता है कि ये फूड वह खुद बना रहा हो। फूड हो सकता है खुद बना रहा हो, या हो सकता है कि फूड ना बना रहा हो, दोनों हो सकता है। अगर फूड नहीं बना रहा है, कोई बात नहीं, इसी को तो हम हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। और जो फूड बना रहा है, इसको हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, इसको हम ऑटोट्रॉफिक कह रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब देखिए, अब जो फूड बना ले रहा है, कोई बात नहीं, फूड बन गया, फूड का ब्रेकडाउन हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ, ऐसा कर ले, फूड बन गया और फूड का ब्रेकडाउन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। लेकिन बेचारे जो फूड नहीं बना पा रहे हैं, वो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, जो फूड बनाते हैं वो इन पर डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि फूड बनाने वाले सिर्फ अपने लिए ही फूड नहीं बनाते हैं, दूसरों के लिए बनाते हैं। लेकिन उनको नहीं पता था कि हम दूसरों के लिए बना रहे हैं। वो बात ये थी, उनको ये लगा कि साहब हम फूड, अभी हमारे पास फेवरेबल कंडीशन है, तो बना लो, जितना बनाना हो स्टोर करके रख लेते हैं। इनको नहीं पता था कि ऐसे भी लोग हैं जो, हाँ, जो हमको खा जाएंगे, इनको नहीं पता था। तो चलिए, तो ये फूड जो है यहां पर बन गया, और ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, मतलब कुल मिला के फूड से हमें एनर्जी मिलती है। हमारा जो चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, वो सिर्फ शॉर्टकट में यही कहना चाहता है, जो भी फूड है आपके पास, इस फूड का ऑक्सीडेशन करिए। क्या करना है? ऑक्सीडेशन, नॉर्मल शब्द में लेते हैं कि इसका आप ब्रेकडाउन करिए। ब्रेकडाउन करने के बाद जो एनर्जी मिलेगी, इस ना फूड का ब्रेकडाउन करके एनर्जी रिलीज करने की जो प्रोसेस है ना, इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। बस इतना सा है। बिल्कुल, फूड से एनर्जी निकालने को हम कहते हैं रेस्पिरेशन करना। लेकिन बात यह भी है
कि फूड से एनर्जी निकालने के लिए अब दो चीजें हैं। अगर आप कोई भी फूड, चलिए हम ग्लूकोज को लेके चलते हैं, ग्लूकोज को अगर ब्रेक डाउन करना है, ग्लूकोज को अगर ब्रेक डाउन करना है, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि आप रेस्पिरेशन से, हाँ बिल्कुल सही आपने कहा कि ग्लूकोज कहां से आ गया साहब, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो फैट है, यह जो प्रोटीन है, बिल्कुल इनको ये रेस्पिरेशन में यूज करने से पहले इनका होता है डाइजेशन। और जब डाइजेशन होगा ना, हर एक सेल में होता है, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन ये हमारे फूड हैं, लेकिन इनको एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम यूज करें उससे पहले होता है इनका डाइजेशन। और डाइजेशन जब होगा एंजाइम की सहायता से, बच्चे जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के लिए हम एमाइलेज एंजाइम लगाएंगे तो यह अपनी यूनिट में टूट जाएगा, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। फैट में हम लाइपेज इस्तेमाल करेंगे एंजाइम का, हम का मतलब जो भी हम ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वह फैट का लाइपेज यूज करके फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में ग्लिसरॉल में टूट जाएंगे, फैटी एसिड प्लस। और प्रोटीन किस में ब्रेक होगा, एमिनो एसिड में, यह बन गए हैं यूनिट, और यह यूनिट का होगा ब्रेकडाउन इन, हाँ इनका ब्रेकडाउन होगा, हाँ पूरा प्रोसेस एनर्जी। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन था, ये हमारे फूड थे, ठीक है, लेकिन फूड का रेस्पिरेशन के अंदर हम नहीं कहेंगे इसको, इसको हम डाइजेशन में कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बने, ये यहां से ये बने, ये हम डाइजेशन का प्रोसेस ले रहे हैं सिर्फ। यस, ये डाइजेस्ट, हाँ यहां से शुरू हो रहा है हमारा रेस्पिरेशन। अब ये ग्लूकोज फैटी एसिड ग्लिसरॉल और एमिनो एसिड ये पहुंचेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में, कहां पर, सेल के अंदर। ये सब जो चीज हो रही है डाइजेशन ना, सेल के बाहर हो रही है, हमारे अंदर, हमारे अंदर डाइजेशन जो हो रहा है सेल के बाहर हो रहा है, एक एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है, यहाँ पर ट्यूब में हो रहा है, स्टमक में हो रहा है। आपने रोटी कपड़ा मकान क्या बोला, रोटी रोटी चावल दाल, आपने जो भी खाया कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन जो आपने खाया यहाँ पर है, और यहाँ के सेल्स ने एंजाइम सिक्रिएट किया, तो ये जो डाइजेशन हो रहा है ये बाहर हो रहा है, सेल के बाहर, ठीक। लेकिन लेकिन अब डाइजेशन होने के बाद जो आपने ये बनाया ग्लूकोज फैटी एसिड ग्लिसरॉल और एमिनो एसिड, ये जाएगा सेल के अंदर, लेकिन कैसे, आपको पता होना चाहिए कि ब्लड के थ्रू जाएगा, किसके थ्रू, ये पहले ब्लड में आएगा और फिर ब्लड लेकर के हर एक सेल को पहुंचाएगा कि पकड़ो, अब होगा रेस्पिरेशन, और कहते हैं इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हम जो यहां पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट, वास्तव में हम सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इसके 4 स्टेप पहले हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज जूलॉजी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। मतलब हमारे जो सर हैं, जो जूलॉजी वाले सर हैं, वो 4 स्टेप पहले से डिस्कस कर चुके हैं, कहां पर, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो 5वां स्टेप है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है, जो कि हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कह भले रहे हैं, है वो पूरी दुनिया का रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही सर, ठीक। अब चलिए, हमें रेस्पिरेशन की क्या जरूरत है, ऑक्सीजन की क्या जरूरत है, तो सुनिए, अगर एक ग्लूकोज, अच्छा आपने कहा अभी कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करो और एनर्जी रिलीज करो, तो चलिए हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किए और ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज किए, हमको 2 एटीपी मिलता है। और ग्लूकोज को अगर हम ऑक्सीजन की हेल्प से अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हमको यहां पर 38 एटीपी मिलते हैं। क्या आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस है, 19 गुना, 19 गुना दिख रहा है क्या, बहुत 19 गुना बहुत बड़ी चीज होती है। मतलब ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन का आपने ब्रेक किया तो आपको कितना मिला, और ग्लूकोज को अगर आपने, कहानी एक चीज और बताता हूं, अगर ग्लूकोज में जो भी एनर्जी है वो 100% एनर्जी है, अरे 100% तो मानेंगे ही ना, जो भी उसकी पोटेंशियल है वो 100% एनर्जी मान के चल रहे हैं ना।
यस, एफिशिएंसी बोलना चाहता हूं सर, आप कैसे पकड़ लिए? मैं एफिशिएंसी, ग्लूकोज में अगर 100% एनर्जी है तो लेस देन 7% एनर्जी ही, बिल्कुल लेस देन 100%, उस ग्लूकोज का लेस देन 7% ही केवल यहां पर, बिल्कुल। और यहां पर 40% एनर्जी को यूज कर पा रहे हैं। कई गुना है सर? 20 गुना, 19 गुना तो ज्यादा दिख ही रहा है। तो यहां पर हम 40%, ग्लूकोज का 40% एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। यह थ्योरेटिकली है, ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकली मत जाइए इस चीज पर। हाँ नहीं नहीं, एनसीईआरटी आएगी इन सब चीजों पर, बाद में आएगी, हम कभी रीड कराएंगे तब मजा आएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग बता रहे हैं कि लेस देन 7%। अच्छा ये बताइए, बाकी एनर्जी कहाँ गई? बाकी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो गई, बाकी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो गई। चलिए, बिना ऑक्सीजन का अगर आप रेस्पिरेशन कर रहे थे तो इसी को तो आप बचपन में कहते थे एनारोबिक रेस्पिरेशन, और इसको आप कहते थे एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको क्या बोलेंगे? एरोबिक। जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ उसको आपने क्या बोला, और जिसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं हुआ तो? अच्छा ठीक है, यह बताइए आप कि कौन से रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी बनती है? किसमें? एरोबिक में। कौन से रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी लॉस होती है? पहले वाले में बहुत तेज आंसर दे रहे हैं आप सर। कौन सी रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी लॉस हो रही है? एनारोबिक में ज्यादा लॉस ऑफ एनर्जी होती है, 93% लॉस हो गई है, और एरोबिक में सिर्फ 60% ही लॉस हो रही है। अब एक कंटेनर में हमने एक ऐसा बैक्टीरिया रखा जो एरोबिक है, और एक बैक्टीरिया ऐसा रखा जो एनारोबिक है। खाना यहां पर हमने रख दिया खूब ढेर सारा। अब बताइए कौन सा कंटेनर ज्यादा गर्म होगा? एनारोबिक वाला ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि हीट के फॉर्म में ज्यादा लॉस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है क्या? आ? समझने से मतलब है, राइटिंग से मतलब नहीं है? अब फिर मैं अभी अभी मैं यहाँ पर कुछ बता भी तो नहीं रहा हूँ, कुछ लिखवा। अभी तो चैप्टर, बिल्कुल सर, अभी हम चैप्टर सिर्फ बेस बना रहे हैं, अभी हम कुछ लिखवा नहीं रहे हैं। अभी रेस्पिरेशन, अभी हम कहानी सुना रहे हैं, अभी रेस्पिरेशन स्टार्ट कहाँ किया? बिल्कुल सर। ठीक है, तो स्टार्ट कर दें या फिर कल स्टार्ट करें? जैसा आप कहें, अभी यहीं पर स्टॉप कर दें? अच्छा रुकिए, एक आध चीज और बता दें। चलिए, हाँ 30 मिनट हो गया है, तो चलिए 3-4 मिनट और, बच्चों को थोड़ा लगे भी कि हाँ कुछ तो मिला हमको, हाँ रेस्पिरेशन कुछ तो मिला, ये तो कहानी है थोड़ी सी। अच्छा एक चीज और बता रहे हैं, तो आपके पास जो फूड था वह कौन था? प्रोटीन नहीं, क्या था? कार्बोहाइड्रेट था, फैट था, और प्रोटीन था। ठीक है, रेस्पिरेशन में यूज होने वाले जो सबस्ट्रेट होते हैं, अच्छा चलो, अच्छा चलिए ठीक है, तोड़ देते हैं ग्लूकोज में, फैटी एसिड में, प्लस ग्लिसरॉल में, ठीक है, और इसको हम एमिनो एसिड में तोड़ दिया। चलिए, रेस्पिरेशन अब है तो ये यही ना? हाँ तो वही मान के चल रहे हैं। हाँ वो डाइजेशन, चलिए डाइजेशन हम करके ला देंगे, यहाँ पर है तो वही ना। रेस्पिरेशन में यूज होने वाले सबस्ट्रेट को हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। ये क्या है हमारे? रेस्पिरेटरी, रेस्पाई हाँ, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, हाँ सबस्ट्रेट, हाँ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, बिल्कुल सर, आप केमिस्ट्री में पहुंच रहे हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है हमारे। क्या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यही सब बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे? हाँ इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड भी हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बनेगा। ऑर्गेनिक एसिड नहीं भाई साहब, अभी आपको पता चलेगा कि इतनी ढेर सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है ना। हाँ साइड इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड ही हो रहे हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, वो सब आपको पता चलेगा ना। तो ऑर्गेनिक एसिड भी हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जो एनर्जी रिलीज करेगा। अगर बात करें कि विटामिन हो गया, हार्मोन हो गया, क्या इसको हम एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज कर सकते हैं? तो बात आती है नहीं।
हाँ, अब बच्चों का सर क्यों नहीं, सर बताओ क्यों नहीं। हाँ, विटामिन और हार्मोन को क्यों नहीं आप एज ए एनर्जी सोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, बताइए ना। हाँ, आंसर है मेरे पास। हाँ, आगे सीख लेंगे। हाँ, आगे सीख लेते, बता अभी बताएं। अभी हम दूसरे फॉर्म में चल रहे थे। विटामिन और हार्मोन हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है, बच्चा यह जानता है कि इससे हम एनर्जी रिलीज नहीं कर सकते हैं। अब इसका आंसर, अच्छा ऐसा है। अगर आपको यह पता चल जाए कि यहां से एनर्जी कैसे निकलती है, तो आप ये बता सकते हैं कि यहां से क्यों नहीं निकल सकती है। तो ठीक है, इसको यहीं पर स्टॉप रखते हैं। पहले हम यही जानेंगे कि यहां से एनर्जी क्यों निकलती है, लेकिन ये तो लेक्चर के दौरान होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहां पर रखते हैं कि विटामिन और हार्मोन से हम लोग एनर्जी क्यों नहीं डिराइव कर पाते हैं। चलिए, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आप समझ गए। सर, जिस सीक्वेंस में लिखा है इसी सीक्वेंस में आप फॉलो भी करिएगा। हाँ, अगर रेस्पिरेशन करना है कोई किसी सेल को, तो सबसे पहले वो ढूंढता है भैया कार्बोहाइड्रेट है क्या, है क्या। अच्छा है, ठीक है आओ। भैया कार्बोहाइड्रेट है, नहीं नहीं कार्बोहाइड्रेट खत्म है, अच्छा ठीक है फैट ही दे दो। दूसरा ऑप्शन, बिल्कुल फैट मांगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं 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 नहीं, पहले सबसे पहले प्रिफरेबल सब्सटेंस है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फिर फैट। और जब दोनों नहीं मिलेगा, तब कहेगा कि भैया प्रोटीन दे दो। तो मजबूरी में देना पड़ता है। एक अलग से बात बता रहा हूं सर, इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनका जो स्टोर्ड फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट या फैट के रूप में होता है। हाँ, कुछ एक में प्रोटीन के रूप में होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जो स्टोर्ड फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट में। ध्यान दीजिएगा, हम में भी फैट में होता है, कार्बोहाइड्रेट में होता है, प्लांट में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट में होता है। लगभग सारे ऑर्गेनिज्म में कार्बोहाइड्रेट और फैट में वह फूड स्टोर्ड फॉर्म में होता है, प्रोटीन में नहीं होता है। लेकिन कुछ एक में होता है सर। जैसे अगर हम दाल वाले पौधों को लिया जाए, जिसको हम लेग्यूमिनस सीड कहते हैं, उनमें स्टोर्ड फूड एज अ प्रोटीन होता है। हाँ, दाल प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, बिल्कुल इसीलिए बोलते हैं हम कि दाल प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, क्योंकि उसमें जो स्टोर्ड फूड है वो क्या है, प्रोटीन है ज्यादा मात्रा में। ठीक, तो स्टोर्ड फूड हमारे पास नॉर्मली क्या रहता है, नॉर्मली हमारे पास कौन सा स्टोर्ड फूड है, कार्बोहाइड्रेट। तो हमारा जो नॉर्मल नॉर्मल स्टोर्ड फूड है वह क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। लेकिन आपसे बताया गया कि स्टोर्ड फूड एज अ प्रोटीन भी हो सकता है, लेकिन कहां पर, हमने कहा लेग्यूमिनस सीड में। कहां पर, लेग्यूमिनस सीड में। ठीक है, चलिए, जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं, अब बात आ रही है दूसरी। अब दूसरी, इतना बात खत्म हो गया ना, अब हम दूसरी बात स्टार्ट कर रहे हैं। एक होता है जब हम नॉर्मली रेस्पिरेशन करते हैं, तो नॉर्मल जो स्टोर्ड फूड होता है उसी को यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। या अगर हम कार्बोहाइड्रेट या फैट को यूज कर रहे हैं एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, और हाँ बिल्कुल, इसका कुछ नाम है, बस वही बात है। और या फिर हम स्टोर्ड या किसको यूज कर रहे हैं, प्रोटीन को, इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। और अगर इसको यूज कर रहे हैं तो इसको कहते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। बिल्कुल, दो नाम आ गए, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। दो आपके पास रेस्पिरेशन हो गए कि साहब, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, हाँ पीपी चलो ठीक है, पीपी अच्छा, फैट फैट याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, अब बच्चे तो कैसे भी याद कर लेते हैं, बच्चे हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, वो किसी चीज को याद करने के लिए कैसे भी कनेक्शन कर देते हैं। तो ठीक है तो यहां पर देखिए फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन का मतलब
स्टोर्ड फूड, जो नॉर्मली जो स्टोर्ड फूड होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट को अगर हमने एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज किया तो वो क्या कहलाएगा, और अगर हमने प्रोटीन को यूज किया तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। दो रेस्पिरेशन आपके पास आ गए, एक फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और एक प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। बिल्कुल, अभी रेस्पिरेशन तो दो टाइप को बताएंगे ना, एरोबिक और एनारोबिक। अरे तो बेस अलग अलग है ना। हाँ ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन बिना, बेस अलग है। अभी हम बेस अलग कर दिए हैं। बेस क्या चीज है इस पे डिपेंड करता है, किसके बेसिक पे आप बता रहे हैं। तो हमने कहा कि मैंने कार्बोहाइड्रेट और फैट को यूज किया एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। प्रोटीन को यूज किया तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत नॉर्मल सी चीज थी। अब एक चीज और थोड़ा सा आगे लेके चलूं, थोड़ा सा लेके चलना है, थोड़ा सा बस। लेग्यूमिनस सीड में कौन सा, हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बच्चा भी यही कहता है, यही तो सर साइंस तो इसी में मजा देती है, साइंस इसी में मजा देती है। चलिए ठीक है, लेग्यूमिनस में कौन सा स्टोर्ड फूड, ये लेग्यूमिनस सीड में कौन सा स्टोर्ड फूड है, प्रोटीन है। और अगर प्रोटीन को अगर आप, तो अगर आप प्रोटीन को एज अ हाँ एज अ सबस्ट्रेट यूज करेंगे तो कौन सा, नहीं होता है। मैं यही बताना चाहता था। यही तो, नहीं बताऊंगा अब। आप बहुत एक्साइटेड हो गए तो नहीं बताऊंगा, मैं आपको नहीं बताऊंगा, अब कल बताऊंगा। मैं जब कह रहा था कि थोड़ा सुनिए, तो नहीं नहीं पहले ही आप बोल रहे हैं कि हमने कहा लेग्यूमिनस सीड में प्रोटीन, तो आप प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटोप्लाज्मिक बार बार बोल रहे हैं। नहीं होगा, वो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि लेग्यूमिनस सीड में उसका नॉर्मली जो फूड स्टोर्ड होता है वो एज अ प्रोटीन, प्रोटीन में ही यूज हो रहा है। तो नॉर्मली जो उसका स्टोर्ड फूड है वो तो प्रोटीन ही है बेचारे का, वो तो प्रोटीन ही है। अब दूसरी बात आ रही है कि यह आप नॉर्मल रेस्पिरेशन में यूज करते हैं, और प्रोटीन को आप बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन या एबनॉर्मल स्टेट में यूज करते हैं। मैंने सुन लिया, इसको आप साइड रखिए, इसको साइड रखिए, भूल जाइए इसको। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में आप रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किसको यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को, ठीक है। और प्रोटीन को जब यूज करते हैं तो क्या बोलते हैं, प्लाज्मिक, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। लिख दूं क्या, बच्चे सुन रहे होंगे इतना, समझ रहा है साहब। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन आप नॉर्मल कंडीशन में यूज करते हैं, जैसे आप नॉर्मल, हाँ नॉर्मल रेस्पिरेशन यही है, आप जिंदा हैं, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप कार्बोहाइड्रेट फैट को यूज करिए। जीवन में जब आप कार्बोहाइड्रेट फैट खत्म हो गया, आप डिजीज की कंडीशन में आ गए, तो आप ज्यादा खाना नहीं खा पाएंगे। जितना स्टोर्ड फूड है सब यूज हो चुका है। स्टोर्ड फूड नॉर्मली आप कौन करते हैं, अगर आप डिजीज की कंडीशन में आ गए तो आप ज्यादा खाना नहीं खा पाएंगे, और ज्यादा खाना नहीं खा पाएंगे तो आप तो जितना नीड है उतना तो आप ले ही नहीं रहे हैं, तो स्टोर्ड फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और नॉर्मली जो स्टोर्ड फूड होता है वो फैट है, और 2-3 महीने से आप बीमार चल रहे हैं, तो आपका ये सब खत्म हो चुका है, ठीक है। आप एबनॉर्मल कंडीशन में आ चुके हैं, डिजीज की कंडीशन में, या तो फिर कहेंगे लॉन्ग टाइम स्टार्वेशन, आप बहुत लंबे समय से आप भूखे हैं, तो आप ये सब चीज खत्म कर चुके हैं। अब आपकी बॉडी सरवाइव करने के लिए आपकी बॉडी से प्रोटीन उठा रही है, हाँ, और आप ये एबनॉर्मल कंडीशन में रेस्पिरेशन कर रहे हैं, प्रोटोप्लास्ट खाता। अरे तभी तो एकदम बूढ़ा जो मरता है वो सिकुड़ करके मरता है हड्डी जैसे, क्योंकि अब एबनॉर्मल कंडीशन किसको कहेंगे, हम 3 कंडीशन समझा रहे हैं आपको। डिजीज की कंडीशन में आपको एबनॉर्मल कंडीशन हुई, बहुत लंबे समय से आप कहीं भूकंप वगैरह में फंस गए हैं जहां आपको खाना नहीं मिल रहा है, स्टारवेशन, लॉन्ग टाइम से आप भूखे, लॉन्ग टाइम स्टारवेशन, तो आप भूखे हैं, वो भी आपके लिए अबनॉर्मल कंडीशन हुई। और तीसरा कंडीशन तो ओल्ड एज होता है, ओल्ड एज में एनाबोलिक कम हो जाता है और कैटाबोलिक हाई हो जाता है, तभी तो हम ओल्ड होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट यहां से भी है।
हम ओल्ड इसीलिए होते हैं कि हमारी एनाबोलिक रिएक्शन क्या हो गई है, कम, और कैटाबोलिक क्या हो गई है, ज्यादा। इसी की वजह से हम ओल्ड होते हैं और एक समय हम मर जाते हैं। तो मरने का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आएगा, रेस्पिरेशन से आएगा। ठीक, तो ये कहानी थी प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो मतलब ये नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं है साहब ना, ये तो एबनॉर्मल है। लेकिन लेग्यूमिनस सीड का स्टोर्ड फूड नॉर्मली प्रोटीन ही होता है, तो बेचारे का जो स्टोर्ड फूड था वही यूज करेगा। तो इसका मतलब वो उसके लिए नॉर्मल रेस्पिरेशन है, और नॉर्मल रेस्पिरेशन को हम फ्लोटिंग कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आइए आप यहाँ पर, अब आप बोलिए। अच्छा, मैं समझ गया आपकी बात। तो आपका कहना था, आपका ये कहना था कि भाई दिखाइए, मुझे माइक दीजिए। मैं समझा आपकी बात को, अरे बहुत गहरी बात थी। आपने पूछा था कि भाई नॉर्मल रेस्पिरेशन जब होता है तो क्या यूज होता है। तो नॉर्मल में आदमी क्या बोलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। अगर इसमें नॉर्मल आ जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट नहीं है, क्योंकि इसके लिए नॉर्मल कंडीशन अलग है। ये समझा समझा समझा, अभी पकड़ में आया, समझे। आज के लिए इतना ही करे। मुझे मुझे तो सारी चीज समझ में आ गई, जो भी इन्होंने पढ़ाया सब मजेदार था। हम्म। मतलब कि मैं जब पढ़ाता हूँ ना, हाँ। अच्छा कुछ और ना समझे। मतलब मैं जब पढ़ाता हूँ ना, तो मैं फोकस रहता हूँ समझाने पर सर। अब आप मेरी बोर्ड देखिए, मेरे एक रीजनल हेड थे, जहां मैं पढ़ा रहा था, नाम ले लूं क्या? पीडब्ल्यू में। पीडब्ल्यू में। तो रीजनल हेड ना हमको ऐसा कहते थे, बच्चों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। वो कहते थे, शिवम सर, आज आपने क्लास लिया था? हमने कहा हाँ सर। तो जैसा ये बना है ना, तो वो मुझे वो भेजते थे पूरा बोर्ड का। कहते कि सर वो देखिए, हाँ स्लाइड आप देखिए, थोड़ा मतलब राइटिंग थोड़ा बोर्ड वर्क अच्छा करिए। तो हमने कहा हाँ सर, अच्छा तो है। तो कहीं नहीं, मतलब क्या लिखे हैं आप बताइए। तो मैं खुद ही नहीं समझ पाता था मैं क्या लिखा हूँ। तो अगर आपने कहा कि मुझे समझ में आया है सारी चीज, लेकिन सर अगर आप बोर्ड पर देखेंगे तो पहला पेज ये है, दूसरा पेज, हाँ हाँ, वो एक बात है, पहले एक बात माइंड में घुस जाए। लिखने वाला प्रोसेस सर बाद में होता है मेरा, पहले पूरा प्रोसेस समझे। अगले पेज पर, फिर अगले पेज पर कहां पर क्या लिखा हुआ है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो एकदम कनेक्ट होकर के बातों को देख रहा होता है, उसको बिल्कुल हर एक चीज को समझेगा, और खतरनाक रूप से समझेगा। उसके बाद लिखवाने वाला प्रोसेस तो अब आता है। चलो बच्चों लिखते हैं, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, ठीक, प्रोटोप्लाज्मिक किसे कहते हैं। अब यहां से शुरुआत होती है। ठीक है सर, आज की क्लास यहीं स्टॉप किया जाए। ओके, हाँ तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नोट्स के लिए आप टेंशन मत लो, लिखा हुआ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सिर्फ आप समझते जाइए। अगर आपने यहां से समझ लिया ना, तो आप खुद ही लिखोगे, खुद आप प्रिंट करोगे। बाय। अच्छा बाय।